हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं H.C. वर्मा जो आपकी बहुत ही फेवरेट बुक है उसमें से एक शानदार क्वेश्चन हम यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों H.C. वर्मा में चैप्टर नंबर 5 से, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, ये जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन होगा। और इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं NLM, यानी NLM चैप्टर से ये है। तो चैप्टर नंबर 5 और NLM नेम है उसका। और क्वेश्चन जो है मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो ऊपर दिख रहा है इसको हम यहाँ पर अभी सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है फाइंड द मास m of the hanging block in figure which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the strings and the pulleys are light. तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा सुनिए। फाइंड द मास m of the hanging block, मतलब ये जो हैंगिंग ब्लॉक है, मतलब ये जो नीचे लटक रहा है, इसमें इधर साइड वाला ब्लॉक जो नीचे लटक रहा है उसका मास हमें फाइंड करना है यहाँ पर। और उन्होंने क्या बोला है, विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम द स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक, मतलब ये जो मास है जो नीचे लटक रहा है जिसको हमें फाइंड करना है वो मास क्या कर रहा है। ये जो एक छोटा मास, एक यहाँ पे एक छोटा मास जो रखा हुआ है ये ट्रायंगुलर मास के ऊपर, उस मास को इस ट्रायंगुलर मास पर चलने से रोकता है, स्लिपिंग से रोकता है। क्योंकि उन्होंने बोला है विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक, यानी ये जो छोटा ब्लॉक हमें दिख रहा है इसको ट्रायंगुलर ब्लॉक पर चलने से या स्लिपिंग करने से रोकता है। तो ऐसा मास हमें फाइंड करना है जो कि इसको रोक सके स्लिप करने से ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो एक बार इसका फिगर बना लेते हैं, फिर इसको हम और अच्छे से समझते हुए फिर बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों फिगर क्या है, यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ एक पुली इस तरह से लगी हुई है ऐसे। प्यारे बच्चों यहाँ ये पुली के माध्यम से स्ट्रिंग यहाँ से आई है और इस स्ट्रिंग से एक ट्रायंगुलर ब्लॉक बंधा हुआ है, ठीक है, जिसका मास है कैपिटल M डैश, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर जो मास है वो यहाँ से थीटा एंगल पर है, मतलब ट्रायंगुलर मास कुछ इस तरह से है कि उसका ये वाला सरफेस इस सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इस ट्रायंगुलर मास के ऊपर एक छोटा मास रखा हुआ है ये, जिसका मास इन्होंने बोला है स्मॉल है। अब ये जो रस्सी है यही रस्सी इस तरह से नीचे आती है इस तरह से, और यहाँ से एक और मास लटका हुआ है जिसको इन्होंने बोला है कैपिटल M। तो प्यारे बच्चों उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि ये मास कितना हो कि ये इस छोटे मास को इस ट्रायंगुलर मास पर स्लिप करने से रोक सके। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। अब हम बुक को रख देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए जरा, हमको ये मास किस तरह से चाहिए। मास इस तरह से चाहिए कि वो मास इसको इस पर स्लिप करने से रोक सके, या मैं ये कहूं कि इसको इस पर गति करने से रोक सके। इसका मतलब ये है कि ये जो मास है इसके रिस्पेक्ट में गति नहीं करना चाहिए, मोशन नहीं करना चाहिए, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी अगर रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है कि दोनों बॉडीज एक ही तरह से चल रही होंगी। या तो दोनों मतलब जरा देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज कि एक ट्रक बना दूं ऐसे, ये ट्रक है प्यारे बच्चों, ये ट्रक है, ठीक है। और मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ ट्रक के ऊपर, और अगर ट्रक मैं कहूँ कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, तो प्यारे बच्चों मैं इस पर बैठा हुआ हूँ, तो ट्रक के साथ साथ मैं भी इतने से ही आगे चल रहा हूँ, चलूंगा या नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं इस पर बैठा हुआ हूँ। अब मैं इस पर बैठा हूँ, इसका मतलब क्या है
कि ट्रक पर तो मैं चुपचाप बैठा हूं ना, ट्रक पर मैं फिसल थोड़ा ना रहा हूं इधर उधर, ट्रक पर मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं। मैं फिसलता कब, कब फिसलता, जरा देखिए कब फिसलता। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ट्रक आगे चले, और मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे ना चलूं, कुछ कम से चलूं, अगर मान लीजिए मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे चल रहा हूं, तो क्या होगा, जो ट्रक है ये तो हमसे तेज चल रहा है भाई, मैं तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा हूं, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्रक मेरे से आगे निकल जाएगा, तो ट्रक की ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये मेरे से ज्यादा तेज चलेगी ना, तो अब हमारे बीच में स्लिपिंग होने लगेगी। क्यों, क्योंकि मैं धीमा था, ट्रक तेज था, तो ये सरफेस आगे निकलेगी, तो मतलब यहाँ पे स्लिपिंग होने लगेगी हम दोनों के बीच में। ठीक है, तो अगर स्लिपिंग ना हो, हम दोनों बिल्कुल चुपचाप चले, मतलब मैं ट्रक पर स्थिर रहूं, चुपचाप बैठा रहूं, इसके लिए मुझे भी उतनी ही गति से चलना होगा जितने की गति से ट्रक चल रहा है। ठीक है, यानी कि मैं ट्रक के रिस्पेक्ट में रुका हूं, तो अगर रुकना है तो जिस गति से ये चले उतनी ही गति से मैं भी चलूं, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये चल रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैं भी चलूं, तभी मैं इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो सकता हूं। या फिर दूसरा तरीका जरा देखिए, अगर हम किसी बॉडी को किसी और बॉडी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो उस बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या होता है जरा देखिए। अगर मैं इस ट्रक के रिस्पेक्ट में इसको देखूं, तो जब भी हम किसी की रिस्पेक्ट में दूसरे को देखते हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसको हम रोक लेते हैं, यानी कि अब ट्रक रुक गया। अगर हम ट्रक के रिस्पेक्ट में देखें तो ट्रक रुक गया, अब ट्रक नहीं चल रहा। लेकिन जिसको हम देख रहे हैं उसको, ये जो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इस पर उल्टा करके जोड़ देंगे, यानी इस दिशा पे अगर था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस पर उल्टा करके यानी उल्टी दिशा में जोड़ देंगे। ठीक, अब ट्रक स्थिर हो चुका है, क्योंकि ट्रक के ही रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, ट्रक के ही रिस्पेक्ट में इसको देखा जा रहा है, तो अब ट्रक चल नहीं रहा, लेकिन ट्रक ने अपनी गति उल्टा करके इसको दे दी। तो अब जरा देखिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये आगे चल रहा था, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही इसको पीछे का एक्सेलरेशन मिलने लगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी अब इसका ही एक्सेलरेशन 0 हो गया। यानी कि अब देखिए, ट्रक के रिस्पेक्ट में जब हम देख रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, यानी कि अब ये भी नहीं चल रहा, ट्रक तो चल ही नहीं रहा। ट्रक के रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे तो ट्रक तो नहीं चल रहा था, ट्रक नहीं चल रहा था, लेकिन ट्रक के रिस्पेक्ट में हमने देखा तो ये भी नहीं चल रहा, यानी कि ट्रक के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। देखिए, ट्रक के रिस्पेक्ट में ये चल ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन 0 है। कब, जबकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर किन्हीं दो बॉडीज को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना है, तो उन दोनों को सेम तरीके से चलना पड़ेगा। तो अब यहां पर समझते हैं प्यारे बच्चों, इसको जरा हम मिटा देते हैं, इसको जरा हम मिटा देते हैं। अब यहां पर समझिए, अगर इस ब्लॉक को इस ब्लॉक में रेस्ट पर रहना है, तो इन दोनों को सेम तरीके से चलना होगा, एक ही एक्सेलरेशन से चलना होगा। ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये ब्लॉक नीचे की ओर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो ये रस्सी इस ब्लॉक से बंधी हुई है, तो रस्सी का ये एंड भी एक्सेलरेशन ए से चलेगा इसके साथ साथ। अब ये रस्सी होती हुई यहां से बंधी हुई है, तो रस्सी की लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है। तो रस्सी की लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकती, यानी कि रस्सी का ये एंड अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे चल रहा है, तो ये एंड भी एक्सेलरेशन ए से ही इधर की ओर चलेगा, तभी तो रस्सी की जो लेंथ है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक, क्योंकि जितनी गति से नीचे जाए उतनी गति से इसको रस्सी आगे बढ़ती जाए, तो रस्सी की जितनी लेंथ रही होगी उतनी ही बनी रहेगी, है ना। तो ठीक है, कुल मिला के अगर इसका ये मास एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, तो रस्सी के ये एंड भी एक्सेलरेशन ए से चलेगा, और ये एंड बंधा हुआ है ट्रायंगुलर प्लेट से, यानी ट्रायंगुलर मास से। तो अगर ये एंड रस्सी का ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है और ये ट्रायंगुलर मास इससे बंधा हुआ है, तो ये ट्रायंगुलर मास भी इसके साथ साथ ए एक्सेलरेशन से आगे चलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मैंने बोला कि अगर इस मास को इस पर स्लिपिंग नहीं करना है, यानी कि इस मास को इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना है, तो इसको भी उसी गति से चलना पड़ेगा जिस गति से ये चल रहा है।
तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से इधर चल रहा है तो इसको भी ए एक्सेलरेशन से इधर ही चलना चाहिए, तभी ये इसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो कुल मिला के हमने देखा कि ये दोनों ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहे हैं। तो मैं ये बोल दूं, इन दोनों के लिए मैं एक साथ लिखे दे रहा हूं इधर कि ये दोनों ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहे हैं। तो हमने देखा कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे चल रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरा सिस्टम ही ए एक्सेलरेशन से गति कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड हर एक मास का सेम है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, अगर देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम किस फोर्स के कारण चल रहा है, तो प्यारे बच्चों वो चल रहा है इसके वेट के कारण। इस पर एक वेट काम करेगा mg, और यही फोर्स जो कि नीचे की ओर लग रहा है यही इसको नीचे खींच रहा है, और इसके नीचे खींचने के कारण ये चल रहा है, और इसके चलने के कारण ये रस्सी का एंड चल रहा है, और रस्सी का ये एंड चल रहा है, तो रस्सी का ये एंड चलने के कारण रस्सी को ये नीचे खींच रहा है, तो रस्सी का ये एंड चल रहा है, और रस्सी का ये एंड चल रहा है, तो उस पर ये बंधा है इसलिए ये चल रहा है, और ये इस पर रखा है इसलिए ये चल रहा है। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स के कारण पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो हम इसी फोर्स को एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फोर्स इतना और अपान में टोटल मास कितना है। तो जरा देखिए, इसका मास हो गया m डैश प्लस इसका मास हो गया प्लस ये मास हो गया कैपिटल ये मास, तो ये एक्सेलरेशन हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी एक्सेलरेशन से हर एक ब्लॉक को चलना पड़ेगा, तभी पूरा सिस्टम जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा। मतलब इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेंगे। ठीक है, ये तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन करेंगे, क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन इनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे, रेस्ट पर रहेंगे। तो प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन ए सबका है, मैग्नीट्यूड सबके लिए सेम है, इसका भी और इसका भी, तीनों इसी मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन से आगे चल रहे हैं। तो अगर अब हम मास m को देखें, तो अगर हम इस मास का FBD बनाएं प्यारे बच्चों, तो मैं यहां पर अलग से बना लेता हूं, इस तरह से ये ट्रायंगुलर मास पर रखा हुआ इस तरह से। ठीक प्यारे बच्चों, इस तरह से। अब देखिए, अगर हम इसका FBD बनाएं तो मैं ये देखूंगा कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक तो इस सरफेस के कारण जिस पर ये रखा है, ये सरफेस इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, और दूसरा इस पर काम करेगा इसका वेट यानी mg, यही दो फोर्स इस पर काम करेंगे। अब ये एक्सेलरेशन ए से आगे चल रहा है, तो आखिर कौन सा फोर्स इसको एक्सेलरेशन ए देगा आगे की ओर, वो जरा देखिए। mg तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, जबकि ए हमारा किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को देखना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कौन से फोर्स है, mg तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है कि n का एक कंपोनेंट मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखिए n का हम कंपोनेंट देख लेते हैं क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है, तो प्यारे बच्चों ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, और इसको और आगे बढ़ा दे तो ये थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंगल हो जाएंगे। अब अगर हम n के कंपोनेंट बनाएं तो इधर की ओर आएगा n sin थीटा और इधर की ओर आएगा n cos थीटा। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि ये जो मोशन कर रहा है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाले जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, इसी कारण से ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं चल पा रहा है। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए। तो एक तो नीचे है mg और ऊपर की ओर है n cos थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। यहां से वैल्यू ऑफ n आप निकाल सकते हैं जो कि है mg अपॉन cos थीटा, ये है वैल्यू ऑफ n। अब इसको एक्सीलरेशन ए से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन चला रहा होगा, तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या है n sin थीटा, यानी कि n sin थीटा ही इसको चला रहा होगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका फोर्स है n sin थीटा
इस पर cos n sin थीटा है और इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a है, तो ये फोर्स इक्वल हो जाएगा m इंटू ए के प्यारे बच्चों। ठीक, अब यहाँ से m की वैल्यू अगर हम रख लें यहाँ पर, तो ये मिल जाता है mg अपॉन cos थीटा इंटू यहाँ पर है sin थीटा, यहाँ पर है स्मॉल m, यहाँ से a की वैल्यू हम रख सकते हैं, वो है कैपिटल M इंटू जी अपान एम एस प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल, इस तरह से ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम mg से ये mg कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ बच गया देखिए tan थीटा, तो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। tan थीटा इज इक्वल, यहाँ देखिए क्या है, कैपिटल N अपान m डैश प्लस m, ठीक, ये स्मॉल m में कैपिटल है, तो हमें वैल्यू ऑफ m निकालनी है, ये ध्यान रखिएगा, हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो हम m की सारी वैल्यूज को, यानी m के जो टर्म है m से संबंधित, उनको एक साइड ले जाएं, बाकी सारे को एक साइड ले जाएं, फिर हम m को कॉमन लेके बाकी सारी चीजों को डिवाइड कर देंगे दूसरे पक्ष में, तो m निकल जाएगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जरा यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, इसके आगे यहाँ पर एक बार तो इसको मल्टीप्लाई करिए, इस पूरे को एक साथ इस पर मल्टीप्लाई करिएगा और m को अलग, क्योंकि m वाला जो टर्म है उसको मैं उधर ले जाऊंगा ताकि मैं m को एक साइड ले जा पाऊँ। ठीक है, तो टाइम थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए, तो m डैश प्लस m इंटू टाइम थीटा, ये हो गया प्लस, अब जरा मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका काम हमें नहीं है इसलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसके साथ इसको करिए m tan थीटा, ये हो गया इज इक्वल कैपिटल M। अब इसको इधर ले जाइए, क्योंकि ये भी कैपिटल M का टर्म है, ये भी कैपिटल M का, फिर हम इधर m को कॉमन लेके बाकी सारी चीजों को इधर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ देखिए इधर जाएगा ये, तो क्या बचेगा, कॉमन निकल के इधर आएगा क्या, 1 माइनस tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा को यहाँ हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 माइनस tan थीटा को इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको और अधिक सॉल्व करना चाहते हैं तो इस tan थीटा को नीचे ले आएंगे, या हम कहें कि ऊपर और नीचे दोनों में tan थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों जगह tan थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये tan थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर tan थीटा जब हम डिवाइड करेंगे और इसको भी tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1, और ये 1 अपॉन tan थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा, क्या बन जाएगा, cot थीटा। तो ये आंसर हो जाएगा m डैश प्लस m अपॉन cot थीटा माइनस 1, ये कैपिटल M होना चाहिए, और अगर इतना कैपिटल M हुआ तभी ये इसके रिस्पेक्ट पे रेस्ट पे रहेगा, यानी कि ये इस पर स्लिपिंग नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, इसका एफबीडी जो हमने बनाया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाया है, अगर आप इसका एफबीडी इसके रिस्पेक्ट में बनाएं तो भी आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इतना ही पड़ेगा, क्वेश्चन छोटा नहीं होगा, मतलब लेंदी इतना ही होगा उससे भी। बस इसमें एक काम ये हो जाएगा कि जब इसको इसके रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाया जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है तो ये चल नहीं रहा है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में होगा, चुपचाप रेस्ट पर होगा। यानी कि ऐसे फोर्सेस मिलने चाहिए जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हों, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हों, कहीं ये चल ना पाए। तो देखिए सारे के सारे रियल फोर्सेस तो लग ही रहे होंगे, यानी mg और n तो लग ही रहे होंगे, साथ ही साथ इसके लिए एक क्या जाएगा, स्यूडो फोर्स भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सीलरेटेड फ्रेम होगा, और जब भी हम किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम से किसी दूसरी बॉडी को देखते हैं तो वहां पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर इसके रिस्पेक्ट में हम इसका एफबीडी बनाएं तो एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो लगेगा इसका एक्सेलरेशन इधर है ना, तो स्यूडो फोर्स किधर लगाएंगे, पीछे की ओर लगाएंगे प्यारे बच्चों, इधर की ओर, और लगेगा कितना, इसका मास और इसका एक्सेलरेशन यानी m इंटू ए। तो ये तीन फोर्सेस लगेंगे, फिर ये तीन फोर्सेस, और इन तीनों फोर्सेस को आपस में रिजॉल्व करके, मतलब ये एक है एक ये है, इसको रिजॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको रिजॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है, n sin थीटा m cos थीटा। अब n cos थीटा mg को बैलेंस कर लेगा, n sin थीटा ma को बैलेंस कर लेगा, तो क्या मिलेगा,
देखिए एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है mg को, तो इक्वेशन वही मिलेंगी आपको, यानी कि एन कॉस थीटा इज इक्वल mg यहाँ से भी मिलेगा और एन साइन थीटा इज इक्वल ma जो कि यहाँ मिला है एन साइन थीटा इज इक्वल ma, तो वही इक्वेशन आप फाइंड करेंगे, मतलब इक्वेशन वही मिलेंगी, चाहे इसके रिस्पेक्ट में करो चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करो। तो क्वेश्चन लेंदी वही उतना ही पढ़ना है, सॉल्व उतना ही करना पड़ेगा, तो दोनों ही तरीकों से सॉल्व इतना ही करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों दोनों ही तरीके मैंने आपको समझा दिए। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो अगर रेगुलर चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स।